हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट वीके पांडे। काफ़ी गैप के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। कुछ घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गया था, कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसमें कि व्यस्त होने के नाते मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अभी पीजीटी की रिवाइज नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो सूचना है वह ये है कि 31 दिसंबर तक आ जाएगी। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे ही होंगे। कुछ लोगों से बीच बीच में बात होती रहती है, आप सभी लोगों से नहीं हो पाती है। इस नाते मैं सोचा कि कुछ चर्चाएं कर ली जाएं जो आप लोगों के लिए भी आवश्यक है। अभी एक दो दिन पहले यानी कि 22 दिसंबर को एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। वो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में, यानी कि जीआईसी और जीजीआईसी में प्रवक्ता हेतु अध्यापक के लिए एकदम पूर्णतया जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस, वो यही है। बाकी जो हम लोग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से देते हैं वो अशासकीय होता है, जो कि गवर्नमेंट फंड देती है और उसका मैनेजरियल जो है वो प्राइवेट बॉडी यानी कि प्रबंधक के द्वारा की जाती है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वे सरकार के द्वारा शासित होते हैं, सरकार के रूल रेगुलेशन पे चलते हैं। पूर्णतया जो जिसको हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी वो होती है। तो यह सब मौका कभी कभी मिलता है। और मजे की बात यह है कि जो लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के पीजीटी के लिए अर्ह हैं, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वही एक गवर्नमेंट जीआईसी और जीजीआईसी के लिए भी है। यानी कि इसमें भी अगर कोई बीएड नहीं है, केवल अपने सब्जेक्ट से पीजी है, तो वो जीआईसी और जीजीआईसी के लिए यानी कि बालक और बालिका वर्ग के लिए वह प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है बच्चों आप लोगों के लिए। आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो, उसके साथ ही साथ उसी तैयारी से उससे थोड़ा सा बढ़कर तैयारी करना पड़ेगा। उसके क्या पैटर्न है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये मौका कभी कभी मिलता है क्योंकि वैकेंसियाँ रेगुलर नहीं आती है। पिछले साल देखना आप लोगों ने देखा था एलटी की हुई हैं और इस बार प्रवक्ता के लिए हुई हैं। और इसमें सबसे और एक सूचना यह है कि इंटरव्यू नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में प्रवक्ता पद के लिए केवल रिटेन एग्जाम से ही चयन होना है, इंटरव्यू नहीं है। ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू तो देना ही देना है। तो आप सब लोग इस परीक्षा के लिए पात्र हैं ही, तो आप सभी लोग इसमें जरूर आवेदन कर दें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले उस पर यूट्यूब पर एक बच्ची ने पूछा था कि फीमेल के लिए बालक या फीमेल के लिए भर सकते नहीं भर सकते हैं। इसमें अभी तक हम नोटिफिकेशन को पूरा गो थ्रू किए और पिछले रिजल्टों को देखे तो वह सुविधा जो कि माध्यमिक चयन आयोग द्वारा थी वो इसमें नहीं है। यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है वह केवल फीमेल के जो स्कूल हैं, फीमेल वर्ग में जो वैकेंसीज हैं उसी में केवल आवेदन कर सकते हैं, और बालक जो है केवल बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। मिक्सअप नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं, एलटी में कुछ टीचर्स महिलाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस नोटिफिकेशन में नहीं है और अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है। लेकिन जो रिजल्ट पहले आए हुए हैं उन रिजल्टों को देखने से ये लगता है कि बालिका जो है बालक वर्ग में नहीं भर सकते हैं और बालक बालिका वर्ग में भर ही नहीं सकते हैं, वो तो किसी में भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको एक बार फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा। जो बालिकाएं हैं वह बालिका वर्ग में भरेंगे फॉर्म और जो लोग बालक हैं बालक वर्ग में भरेंगे। यह चयन जीआईसी जीजीआईसी के जो अध्यापक होते हैं वो पूर्णतया सरकारी होते हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया। सरकारी होने का तात्पर्य है कि वेतन में कोई परिवर्तन नहीं है। जो वेतन माध्यमिक चयन आयोग द्वारा लिए जाने वाले प्रवक्ता के वो भी यही है, लेकिन कुछ सुविधाएं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब बहुत ही अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेडिकल की फैसिलिटीज़, जितने भी अध्यापक जीआईसी जीजीआईसी के हैं वह
मेडिकल की फैसिलिटी उनको सरकार के द्वारा मिलती है। यानी कि अगर कहीं ज़िले में उनकी चिकित्सा सुविधा नहीं हो पाई, चिकित्सा जो भी करवा रहा नहीं पूरा हो पाया, यदि किसी अन्य जगह जा कर के वो पैसे खर्च करते हैं, यानी कि उनके द्वारा व्यय किया जाता है चिकित्सा कार्यों में, या किसी ऑपरेशन या किसी भी ऐसे जो इसकी सुविधा जिला चिकित्सालय में नहीं है, तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है, पहला। दूसरा, लीव ट्रेवलिंग कंसेशन LTC की सुविधाएं गवर्नमेंट टीचरों को मिलती है। और तीसरा ये है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेडिकल की फैसिलिटी कंटिन्यू रहती है। आज के युग में मेडिकल का अगर सपोर्ट कहीं से भी मिले, किसी जगह से मिले, तो बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि अक्सर कुछ समय के पश्चात कोई न कोई परिवार का सदस्य, पति पत्नी या कोई भी जो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो परिवार ही उसको समझता होगा कि वेतन या कमाई जो भी साधन होंगे उसमें से अधिकांश हिस्सा चिकित्सा कार्यों में ही, चिकित्सा व्यय में ही खर्च हो जाता है, जो कि आप उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। अगर ये सुविधा अगर मिलती है तो आप समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह मौका इस समय सरकार दे रही है। तो आप सभी लोग जिनकी उम्र 21 से 40 साल, यानी कि 21 से 40 का मतलब जितने लोगों ने PGT के लिए अप्लाई किया होगा सभी लोग इसके लिए अर्ह होंगे। जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है वह जो है GIC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। B.Ed नहीं जरूरी है, केवल आप PG होना चाहिए। परसेंटेज का कोई भी बार नहीं है। मैं तो इस समय केवल सिविक्स के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन अगर अन्य विषयों से भी आप PG, आपके कोई भी भाई बहन साथी हों, तो उनको भी इस बात की सूचना दीजिएगा कि वह इसके लिए फॉर्म जरूर भरें, जरूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। मैं कागज़ पर लिख के लाया हूँ, हर चीज़ मेमोराइज नहीं हो पाती है। मिल यानी कि बालक वर्ग के जो भी PGT सिविक्स के लिए अप्लाई करेंगे, टोटल वैकेंसी है 47 मेल के लिए 47 और फीमेल के लिए है 15। अब यहाँ पे फीमेल की वैकेंसी तो कम है, लेकिन अब दिक्कत यही है कि अगर माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग होता तो मैं कहता कि सभी बालिकाएं उसके लिए भर दें, मेल में अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जो बालिकाएं होंगी, जो बच्चियां होंगी, वह इस 15 सीट के लिए फाइट करेंगी और बालक जो है 47 सीट के लिए फाइट करेंगे। तो 47 वैकेंसी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। वैसे भी बालिकाओं वाले में हमेशा कम रहता भी है। आप माध्यमिक चयन आयोग वाला भी देख लेंगे, उसमें भी कमी दिखाई देता है। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। हमको तो एक ही सीट चाहिए और आप लोगों के लिए है इतना। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप से सभी लोग पूरी सीट को ले जाएं। जितना 47 और 15 है वह स्कूल ऑफ सिविक्स के लिए अलॉट कर देते हैं, ये हम ही लोग ले जाते हैं। ये द स्कूल ऑफ सिविक्स के लिए रहेगा। यह कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आप लोग में क्षमता है कि आप लोग पूरी की पूरी सीट, जितने हमारे बच्चे बच्चियां हैं सभी लोग ले सकते हैं, एक इतिहास बना सकते हैं। तो इसमें मुझे आप लोगों की क्षमता पर कोई भी संदेह नहीं है। बाकी जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ तो मैं खड़ा ही हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्म भरना शुरू किया जा चुका है, 22 तारीख से ही फॉर्म भरा जा रहा है। उसको आप लोग समय निकाल करके जल्दी से भर लें, नहीं तो कभी कभी कोई टेक्निकल इशू, सर्वर वगैरह का दिक्कत होता है तो परेशानी होती है। फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन कर लें, फॉर्म को कंप्लीट कर लें। अब फॉर्म भरने की फीस जमा करने की 18 जनवरी तक डेट है और 22 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन करने का। तो इतना दिन तक इंतजार करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि खरवास में नहीं भर सकते हैं, जो भी अगर इस बात को मानते हैं, तो आप लोग खिचड़ी के बाद भर लीजिएगा, तभी समय है। लेकिन हर दिन बहुत अच्छा होता है, सब दिन ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जीवन भी नए आते हैं, लोग जाते भी रहते हैं, नौकरी भी लोग ज्वाइन करते हैं, सभी कुछ होता है। इस मिथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फॉर्म यथाशीघ्र भर लें, जो भी आप लोगों को अच्छा दिन दिखाई देता हो, तब आगे की शुरुआत होगी।
इसमें वेतन वही है जो पीजीटी माध्यमिक चयन आयोग द्वारा है, 9300 से 34,800 की ग्रेड है। 9300 से 34,800, 4800 ग्रेड पे का है, 4800 ग्रेड पे। एक सामान्य शहर में जहाँ पे कि सीसीए वगैरह ज़्यादा नहीं है, यानी ग्रुप सी सिटीज अगर हम कह लें, ग्रुप सी, क्योंकि जीआईसी के स्कूल बहुत ही इंटीरियर में भी कहीं कहीं खुले हुए, छोटे छोटे जगहों पर गवर्नमेंट ने खोल रखा है, तो आप इस सिटी कंपल्सरी अलाउंस मिलने की सुविधा नहीं है, तब भी आप इतने पर जो भी रहेगा वो 55,000 से 60,000 के बीच में वेतन मिलेगा, जो कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत ही हैंडसम सैलरी है एक अध्यापक के लिए। तो एक एम बना लीजिए, बना लिए ही हैं आप, टीचर की तैयारी कर ही रहे हैं, आप उसको अप्लाई करिए और इसमें परीक्षा के लिए जी जान से लग जाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें तब्दीली हुई है। यह जो माध्यमिक चयन आयोग की तरह से नहीं है कि केवल एक पेपर सब्जेक्ट का देना है और फिर इंटरव्यू देना है फिर चयन कर लेना है। इसमें जो है यूपीपीएससी ने 2 पार्ट में कर दिया है, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम। उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको रब कर दूं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसमें है प्री एग्जाम। प्रवक्ता चयन की जो आयोग ने बनाई है वो एकदम पीसीएस पैटर्न पर बना रखा है उन्होंने। सिलेबस लगभग पीसीएस से मिलता जुलता है। प्री में उन्होंने 2 पेपर रखा है, एक रखा है जीएस का, दूसरा रखा है सब्जेक्ट का। प्री वाले जो पेपर होंगे वे ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस के होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। जैसे आप समान परीक्षाएं होती हैं, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से चयन करना होगा। जीएस का जो सिलेबस है वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस, स्टैंडर्ड सिलेबस मीन्स पीसीएस की जो प्री परीक्षाओं में जो सिलेबस है वही है। क्या क्या चीज़ है ये कैसे मोटा मोटी आप लोग बता देते हैं कि जनरल साइंस, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, अर्थमेटिक, करेंट इवेंट्स एंड एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह करके, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जीएस में जो छूटी ना हो। इसका पैटर्न उन्होंने सीसेट की तरह से बना रखा है, यानी जो कंबाइंड स्टेट एबिलिटी टेस्ट होता है प्री परीक्षाओं के लिए, जैसे भी सर्विसेज में भी जो प्री परीक्षाओं का सिलेबस होता है उसके तरह से बनाया हुआ। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वे 40 क्वेश्चन होगा जीएस का और 80 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, यानी सिविक्स के जो क्वेश्चन होंगे वे 80 होंगे और जीएस के जो होंगे वे 40 होंगे, यानी कि दोनों मिलाकर 120 को होगा। 2 घंटे का पीरियड रहेगा टाइम का, 2 घंटे का, 2 घंटे का समय रहेगा और कुल 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? यानी कि प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे जीएस के और सब्जेक्ट के। जीएस का सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि यूपीपीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन होंगे 40 और सब्जेक्ट के होंगे 80, यानी कि टोटल 120, 300 नंबर का होगा। और इसमें जो लोग उत्तीर्ण होंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। ठीक है, यह हो गया प्री का एग्जाम। मुख्य परीक्षा में मैं इसको रब करता हूँ, क्लियर होगा इतना? डस्टर कहाँ चला गया? मुख्य परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है
और आप लोग जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उससे बड़ा सरप्राइज्ड है। बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेगा आप लोगों को। मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वह परंपरागत है। परंपरागत है। परंपरागत का तात्पर्य है कि वह क्वेश्चन आंसर लिखने वाला, आंसर लिख करके देना है, यानी कि पेपर कॉपी वाला पैटर्न रहेगा, यानी कि लिखेंगे आप, लिख करके एग्जाम देना है। इसके भी दो पार्ट हैं, दो पार्ट। दो पेपर हैं, इसमें दो पेपर हैं, दो पेपर होंगे। पहला पेपर वह हिंदी एवं निबंध का होगा, हिंदी व निबंध का पेपर होगा। हिंदी भी 50 नंबर का होगा और निबंध भी 50 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के होंगे 100 नंबर के। ठीक है, पहला पेपर हिंदी और निबंध का होगा, जिसमें कि 50-50। दूसरा जो है वह सब्जेक्ट का पेपर होगा। सब्जेक्ट पे पेपर होगा। इसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। दूसरा जो रहेगा वह 150 वर्ड्स में देना है। तीसरा रहेगा वो 50 वर्ड में देना है। यानी कि इसको हम कह लें, इसको लघुत्तरीय कह सकते हैं, लघु, और इसको कह सकते हैं अति लघुत्तरीय। यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 250 वर्ड के देने हैं, और दूसरा रहेगा 150 वर्ड का देना है, तीसरा रहेगा 50 वर्ड का देना। कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे? 250 वर्ड के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5, और इसके रहेंगे 15, इसके 15 रहेंगे, और जो छोटा वाला है यानी अति लघुत्तरीय है इसके रहेंगे 10, यानी कुल 5 5 10 को 0 1 1 2, यानी कि कुल 30 क्वेश्चन होंगे। सॉरी 30 क्वेश्चन, 15 15 30, कुल 30 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन रहेगा उसको 250 वर्ड में लिखना रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे उसको 150 वर्ड में लिखने रहेंगे, और 10 क्वेश्चन रहेंगे 50 वर्ड में लिखने रहेंगे। ये पेपर का पैटर्न रहेगा। ये कुल मिलाकर के 300 नंबर के बनेंगे, 300 नंबर के। यानी कि जो 250 वर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, 250 वर्ड का जो रहेगा 5 क्वेश्चन, वे रहेंगे 25 नंबर के, सॉरी 25 नंबर के, तो 125 हो जाएगा। और जो 15 नंबर का रहेगा 5 क्वेश्चन, दूसरा रहेगा 15 नंबर का रहेगा, तो आ जाएंगे 75, और जो 10 रहेगा तो वे 10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 100, तो 200 300। ठीक है, पंद्रह नहीं कुल 20 सही है। ए पार्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 रहेगा, और बी में रहेगा वो भी 5 रहेगा, सी में 10 रहेगा, यानी कुल मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 ही रहेंगे, 30 नहीं है, 20 रहेंगे। और मार्किंग ऐसी रहेगी, जो 5 क्वेश्चन 250 वर्ड का रहेगा वह 125 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, तो टोटल 125 नंबर हो जाएंगे। फिर दूसरे पार्ट में जो 150 वर्ड के लिखने हैं वो 15 नंबर का रहेगा 75, और 50 वर्ड वाले का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 300 नंबर के रहेंगे। और अब दोनों पेपर मिला दें तो 400 नंबर का हो गया। इस 400 नंबर और प्री वाले का मेरिट बना करके जो रिजल्ट निकलेगा वो सीधे क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। चूँकि इंटरव्यू नहीं है, इस नाते जो छांटने की प्रक्रिया होगी इन्हीं दोनों स्तरों पर की जाएंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि माध्यमिक चयन आयोग द्वारा जो तैयारी कर रहे थे उसके और इस तैयारी में तो काफ़ी फर्क आ गया।
कैसे किया जाएगा? हाँ, थोड़ी दिक्कत तो है ही, क्योंकि उसमें तो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना था। अब इसमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो भी लिखना है, और दूसरे जो है वो जीएस भी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, निबंध पढ़िए, थोड़ी सी अलग हट करके है। लेकिन जितनी बाधाएं रहती हैं वो मनुष्य ही तो जीतता है उसको, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। एक से एक रणबांकुरे हैं हमारी टीम में, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। कितनी बाधाएं आप लोगों ने पार की होंगी, आगे भी करेंगे, तो तैयारी है। बस एक बार बैठेंगे, सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं सिलेबस में। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या माध्यमिक चयन आयोग और जीजीआईसी जीआईसी के सिलेबस एक ही हैं या अलग अलग हैं, इस पर हम लोग एक बार जीआईसी जीजीआईसी के सिलेबस माध्यमिक चयन आयोग बोर्ड की जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बहुत फर्क है। उसमें जो चीज़ें उसमें है वो तो सब हैं ही, इसके अलावा कई ऐसी नई चीज़ें हैं जो इसमें पूछी गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपरोक्ष रूप से वो हम लोग माध्यमिक चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी में भी पढ़ते हैं, वो इसमें अलग से लिख दी गई हैं। इसलिए कोई एक लेंदी बनाया गया है, लेकिन फ़ायदा ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। जैसे लोक प्रशासन वगैरह का सिलेबस इसमें नहीं है, वह केवल उसमें पीजीटी वाले में, यूपी पीजीटी में है, इसमें जीआईसी पीजीटी में नहीं है। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। हमने पहले से नहीं लिख रखा है, लिखते चलेंगे, आप लोगों को समझाते चलेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी इंटायर नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर भी सकते हैं साइट पर जाकर यूपीपीएससी के, नहीं तो मैं आप लोगों को उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसका ग्रुप डिस्कशन चैनल बस जल्दी 1-2 दिन में शुरू कर देता हूँ, उस पर आप लोग पूछिएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी मुझे लगता है कि मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास ज़रूर पहुँच गया होगा भी, क्योंकि मैं बहुत बार नंबर आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं कहता भी हूँ अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उसको कॉल कर लिया करिए, किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं है, मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है। तो अगर तुरंत बात कर पाऊँगा तो कर लूँगा, नहीं तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद रिंग करता हूँ, फिर आप लोगों से ज़रूर उसकी रिप्लाई दूँगा जो भी सवाल रहेगा। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला जो दिया है पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप। पॉलिटिकल साइंस का पहला जो दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप। बहुत सिंपल है, कोई भी आप किताब उठा करके देख लीजिए इसका पॉलिटिकल साइंस का, शुरुआत यहीं से रहती है कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, तो रहता ही रहता है सभी किताबों में। ये तो कोई नया नहीं है, आप लोग पहले जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। दूसरा है डिफरेंस एमंग पॉलिसी, डिफरेंस एमंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को 3 तरह से हम लोग यूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, तीसरा पॉलिटिकल फिलॉसफी। तीन चीजें, कोई इसमें भी नया नहीं है। तमाम विद्वान हैं जो उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, कोई पॉलिटिकल थ्योरी कहता है, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी कहता है। सबकी अपने अपने समय की अपनी विशेषता है। तीनों में सबका अर्थ एक ही है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। कोई न कोई मूलभूत अंतर है, उस अंतर का ही चर्चा करना है। इसलिए कोई ये नया नहीं है, ये अभी आप पीजीटी के किसी न किसी चैप्टर में पढ़ते ही हैं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वह मौजूद रहता ही रहता है। तो यह कोई नया चीज़ नहीं है। मैं नया पुराना कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो पहले से तैयारी करते रहे उससे कितनी सिमिलरिटी है, यह मेरे बताने का मतलब है। नया क्या है, पुराना कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं
वही चीज़ पढ़ने के लिए है। मैं आप लोगों को जो नया मतलब जो इसमें अलग दिखाई देगा, जो जीआईसी में है, उसको आप लोग नया समझिएगा, बाकी सब पुराना ही रहेगा। 13 उसके बाद आता है, वाह वाह बहुत बढ़िया, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स एंड साइंस। इसको मैं मिटाते चलता हूँ क्योंकि तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। रिलेशनशिप, किससे किससे रिलेशनशिप? पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप किसके किसके साथ? पहला ही है साइंस के साथ, उसके बाद सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, इथिक्स। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ मतलब हर किताब की जो भी पॉलिटिकल साइंस होगा उसका दूसरा या तीसरा चैप्टर यही रहता है, कभी कभी पहले में ही रहता है कि पॉलिटिकल साइंस विज्ञान है कि नहीं है, विज्ञान है कि कला है, इतिहास से इसका क्या संबंध है, समाजशास्त्र से इसका क्या संबंध है, फिलॉसफी से क्या है, ज्योग्राफी भूगोल से क्या है। यह दिया हुआ कॉमन चीज़ है। सभी किताब में कोई खराब से खराब बुक होगी, अच्छी से अच्छी बुक होगी, जरूर लिखा गया रहेगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कोई नया नहीं है, पुराना ही है। उसके बाद आता है डिफिनीशन ऑफ सिविक्स एंड नेचर एंड स्कोप। डिफिनीशन ऑफ सिविक्स, नेचर एंड स्कोप, तो पेपर ही है सिविक्स का। सिविक्स का नेचर एंड स्कोप कहाँ मिलेगा आपको? ये 6, 7, 8 की किताबों में मिलेगा, या यूपी बोर्ड की पुरानी सिविक्स की किताब होंगी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक पार्ट हो गया आप लोगों का, कितना बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन, परिभाषाएं देखना है, क्या नेचर एंड स्कोप ये देखना है। पॉलिटिकल साइंस का अन्य विषयों से क्या संबंध, ये हो गया। सिविक्स की क्या परिभाषा, ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्या ये कहीं है या अलग अलग डिफिनेशन हो गया। ये अभी हम पॉलिटिकल साइंस किताब के पेज नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक ही हैं, अभी आगे बढ़े नहीं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तीसरा पार्ट आता है, अब यहाँ कुछ लिखते हैं, सिटीजन का, सिटीजनशिप, नागरिकता। यह सब्जेक्ट यूपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। नागरिकता यूपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं। नागरिकता हम पढ़ते हैं तो केवल भारतीय संविधान के भाग नंबर 2, चैप्टर 2 में उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये नागरिकता में क्या देखना है, इसका मीनिंग क्या है, मेथड ऑफ अचीविंग एंड लॉसेस सिटीजनशिप, मेरिट एंड आइडियल सिटीजनशिप, implement in path of ideal citizenship, responsibility of citizen toward environment protection and conservation। ये आप लोग के लिए एक पहली बार आया एक कि सिटीजन जो है वह सिटीजनशिप ये नहीं है पीजीटी में। इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ। सिटीजनशिप यह जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा, यह यूपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, सोशल कॉन्टेक्ट, डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट। ये तो है ही, बहुत बढ़िया चैप्टर है। चौथा 5वां होगा बुक्स में कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या क्या चीज़ है। तत्व वही जनसंख्या से, पहला जनसंख्या, लास्ट का संप्रभुता, बीच में भूमि और सरकार। ठीक है, ये 4 एलिमेंट रहते हैं। थ्योरी ऑफ ओरिजिन की ओरिजिन कैसे हुई, इसके सोशल कॉन्टेक्ट मेथड, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, और मार्क्सिस्ट की क्या थ्योरी है उसके स्टेट के ओरिजिन में, इसकी चर्चा करनी है। ये भी कोई नया नहीं है, पहले के सिलेबस में है, वो आप लोग पढ़ रहे हैं।
उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट के क्या फंक्शन है? लिबरल स्टेट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और कल्याणकारी राज्य। ये भी आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे, ये भी नया नहीं है इस सिलेबस में। उसके बाद आता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकदम पूरा चैप्टर है। बहुलवाद और संप्रभुता और बहुलवाद पढ़ना ही पढ़ना है। पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस पहले के सिलेबस में भी है, इसमें भी है। लॉ पढ़ते ही हैं। लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस महत्वपूर्ण चैप्टर है, यूपीपीजीटी में भी है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, फाइंड्स एंड क्लासिफिकेशन है, तो है संविधान। आपके जो दूसरा वाला पार्ट है संविधानवाद में, पीजीटी के जो सेकंड पार्ट है उसमें है संविधान के प्रकार, संविधानवाद, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सेकंड पार्ट में का हिस्सा ही है। मॉडर्न गवर्नमेंट, फेडरल यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल टाइप गवर्नमेंट, ये भी यूपीपीजीटी का सेकंड पार्ट का है। ठीक है। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, रिलेशनशिप अमंग देम, ये भी सेकंड पार्ट का ही हिस्सा है, ये भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी आपके सेकंड पार्ट में ही है। मेथड ऑफ इलेक्शन, फ्रेंचाइजी, नेशनलिटी, इंटरनेशनल, नॉन एलिमेंट अपने थर्ड पार्ट में है। फंक्शनल एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म एंड रीजन, ये नया है, ये पीजीटी में नहीं है। इसका मतलब है कि भाषा, जाति और सांप्रदायिकतावाद और क्षेत्र के हिसाब से किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम बने हैं, इसको पढ़ने हैं। उसका रिसेंट ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबर्टेनिज्म, इक्वलिटेरियनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, स्टेट, मार्केट डिवर्स, पंचायती राज, न्यू सोशल मूवमेंट, ये आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे अलग से। ये किताबों में दिए हुए हैं लेकिन हम लोग उसको पीपीजीटी में नहीं चर्चा करते थे, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर, ये सभी उसमें हैं पीजीटी वाले में, इंडियन थिंकर में, तो इसमें भी पढ़ने हैं। तो ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट ए इतना हो गया, ठीक है। पार्ट ए जो है आप यूपीपीजीटी के पार्ट ए और पार्ट बी से मिल रहा है। इसका पार्ट ए और दोनों मिला करके है, पॉलिटिकल थ्योरी का, और जो दूसरा वाला पार्ट है संविधान से रिलेटेड, उससे जब मिल करके पढ़ेंगे तो ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। इसके सेकंड पार्ट में जो पोर्शन दिए गए हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके सेकंड पार्ट की शुरुआत जो है वह नेशनल मूवमेंट से हुई है। नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट से हुई है सेकंड पार्ट। उसके बाद आता है पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। फेडरल गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है कैबिनेट, मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। फिर है लेजिस्लेचर। जुडिशरी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आपका स्टेट चीफ मिनिस्टर वगैरह स्टेट। मतलब कुल मिलाकर के पूरा भारतीय संविधान, भारतीय
संविधान आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप पहले से पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के लिए हो या किसी भी अनकम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉलिटी का, तो आप लोग को पढ़ना है। उसके साथ में प्लस लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन? पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका, जिला, ये सब भी इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का एक हिस्सा हो गया। दूसरा है, थोड़ा बहुत है इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत, फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्विस, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, यानी कि संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्थाएं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है इसमें, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया करके, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क और एशियान वगैरह, यूनाइटेड यूएनओ, ह्यूमन राइट और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ये पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी, सार्क, एशियान, यूएनओ और नाम, ये पढ़ने। तो ये हम लोगों को उसमें पढ़ने। कुल मिलाकर के देखें अगर पूरे सिलेबस का, देखने से तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसको आप लोग भेजेंगे, इस पर देखिएगा। आप सभी लोग एक बार सिलेबस को पूरा पढ़िएगा। कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं। हम सभी का जवाब आप लोगों को देते हैं। आप ये देखेंगे कि एक आध कोई लाइन है, जैसे सिटीजनशिप हमने कहा, रिलेशन टू पॉलिटिकल साइंस टू अदर सब्जेक्ट्स, ये है। ये सभी विस्तृत रूप से यूपीपीजीटी में नहीं है, बाकी सभी चीज़ें उसमें दी गई हैं। और इसमें यूपीपीजीटी से कम ही पढ़ना है। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन केवल इंडिया का पढ़ना है, अमेरिका का पढ़ना नहीं, चाइना का पढ़ना नहीं, फ्रांस का पढ़ना नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना, जो कि अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। आप जानते हैं उससे ही लोग पीजी किया करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में केवल संवैधानिक संस्थाएं, फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। तो अगर कहीं पे कम किया गया है तो वो अभी दूसरा हिस्सा बढ़ गया है कि आप लोगों को हिंदी और निबंध वाली तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज तैयार करनी है। तो जनरल नॉलेज की तैयारी में भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ते ही पढ़ते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं तैयारी करने के लिए। तो सभी आप लोग कहीं ना कहीं आधे से अधिक तैयारी है ही, केवल बस एक प्लानिंग करके कंसल्टेशन करके तैयार कर लेने की ज़रूरत है। इस प्रकार से ये सिलेबस हम लोग देखें, जो कि देखने से तो लग रहा था कितना बड़ा सिलेबस है, कि तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जब हम लोगों ने इसका डिसेक्शन किया, चीड़ फाड़ किया, तो देखने आया कि ये तो काफ़ी हद तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपीपीजीटी से थोड़ा अधिक रहता है, होगा भी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की नौकरी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग इसको हम समझ करते हैं। आप लोग पहले फॉर्म को भर दीजिए। तैयारी एक ही तरह से हो रही है, बस थोड़ा सा आपको हिंदी निबंध और जनरल नॉलेज पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ते ही रह रहे हैं। और आज ही से तैयारी शुरू कर दें, कि हो सकता है इसकी परीक्षाएं पहले ही हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में होनी है, प्री और मेन का। बाकी जो चीज़ें नहीं रहेंगी, नहीं आएंगी, वह इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मैं उसके लिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप लोगों को बताता चलूँगा। और इधर आप लोगों को अब वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। मैं इधर फ्री भी हो गया हूँ। बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। फिर